हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और टाइटल आप लोगों को नजर आ रहा होगा। भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को और नागरिकों के साथ साथ इस राज्य में आने वाले विदेशियों को जो अधिकार दे रखे हैं, उन अधिकारों को हम देखने जा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अधिकार दे रखे हैं। ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो हम बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक को देखने की कोशिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले मूल अधिकार जानने से पहले हम लोगों को लिए जानना ये जरूरी है कि अधिकार क्या है। बहुत संक्षेप में अगर हम अधिकार की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम सब व्यक्ति, मनुष्य जो समाज में रहते हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का विकास हो, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप डेवलप हो। लेकिन किसके अनुसार? हम समाज के अनुसार अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं चाहते हैं, हम परिवार के अनुसार अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं चाहते हैं, हम राज्य की मंशा के अनुसार अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, उस हमारी सोच महत्वपूर्ण है। और उस सोच के अनुरूप हम अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं। तो व्यक्तित्व के विकास ऐसे ही नहीं होता है। ऐसे ही क्यों नहीं? क्योंकि समाज, हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस राज्य के अंदर रहते हैं, हम जिस परिवार के अंदर रहते हैं, वो उस समाज, राज्य और परिवार का पर्यावरण बिल्कुल अलग होता है। हम बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं और उन सबके साथ समायोजन करके हमें अपने जीवन को संचालित करना होता है। तो इसीलिए हमें अपनी इच्छा अनुसार अपने व्यक्तित्व के निर्माण, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए, कुछ फैसिलिटी चाहिए, कुछ प्रोविजंस चाहिए। हम कह सकते हैं कि बिना परिस्थितियों के, बिना प्रावधानों के, बिना सुविधाओं के हम अपनी इच्छा अनुसार समाज सम्मत व्यवहार करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें इन सारी परिस्थितियों, सुविधाओं, प्रावधानों, या एक शब्द में हम कहें कानूनी सुविधाओं की आवश्यकता रहती है। तो ये उपलब्ध कराएगा कौन? ये सारी हमारे अनुकूल हमारी परिस्थितियां, हमारे एक पर्यावरण, ये सुविधाएं, ये उपलब्ध कराएगा कौन? तो हम ये उम्मीद करते हैं कि मनुष्य इन सुविधाओं के लिए राज्य की तरफ देखता है। हम चूंकि भारत में रहते हैं इसलिए हम भारत की बात कर रहे हैं। बाकी एक जनरल व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति विश्व के किसी भी देश में रह रहा हो, किसी भी राज्य में रह रहा हो, वो अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए जिन सुविधाओं की आवश्यकता महसूस करता है, वो सुविधाओं, उन सुविधाओं की अपेक्षा वो राज्य से करता है। राज्य से जब इन सुविधाओं की अपेक्षा की जाती है तो हम ये मानते हैं कि राज्य उचित कानून बनाकर निरंकुश व्यवस्था से, चाहे वो निरंकुश व्यवस्था समाज की हो, परिवार की हो या राज्य की हो, उस निरंकुश व्यवस्था से व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करने का काम करता है। राज्य कानून बनाकर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी भी देता है। जिस फील्ड में वो जो कुछ भी करना चाहता है, वो करने की उसे अवसर उपलब्ध करवाता है राज्य कानूनों के माध्यम से। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने अपनी अपनी पर्सनैलिटी को विकसित करने के लिए जिन परिस्थितियों की और जिन प्रावधानों की आवश्यकता महसूस करता है, वो सारी परिस्थितियां और वो सारे प्रावधान उसे राज्य के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ऐसी ही परिस्थितियां, ऐसे ही अवसर जिन प्रावधानों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं या व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं, उनको हम अधिकार की श्रेणी में कह सकते हैं। और यही अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में उसके सहायक बनते हैं। तो ये तो हुआ एक जनरल अधिकार का अर्थ। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स क्या है। देखिए, जनरल अधिकार और फंडामेंटल राइट्स में कुछ अंतर हैं। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्ति को बाय बॉर्न मिलते हैं, जन्म के साथ ही वो उन्हें लेकर पैदा होता है। जैसे जीने का अधिकार। जीने का अधिकार, हम लोग पैदा होते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग अपनी अपने जीवन को शुरू करते हैं, ये अधिकार हमें कोई देता नहीं है। तो इसको हम नेचुरल राइट्स या प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में ले सकते हैं।
तो लेकिन एक दूसरे अधिकार जो हमें कानून के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, सामान्य कानून के द्वारा, जैसे कि हम लोग कितनी संपत्ति रख सकते हैं, है ना, तो संपत्ति रखने का अधिकार जो है वो एक तरह का कानूनी अधिकार है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, मूल अधिकारों की। तो मूल अधिकार का मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपने अपना जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, बहुमुखी विकास करने के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जिन कानूनों और प्रावधानों की आवश्यकता होती है, जब वो कानून, वो प्रावधान उसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए जाते हैं। यहां आप ध्यान रखना, हम कॉन्स्टिट्यूशन पर बल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का कनेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से है। अधिकार संसद या विधायिकाएं भी दे सकती है, लेकिन वो विधिक अधिकार कहलाते हैं, वो सामान्य अधिकार कहलाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व विकास के लिए अधिकार संविधान के माध्यम से दिए जाते हैं, तो उसको हम मूल अधिकार की कैटेगरी में ले सकते हैं। व्यक्ति को ये मूल अधिकार संविधान द्वारा दिए जाने क्यों जरूरी है, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जिस पर्यावरण में रहता है, जो एनवायरनमेंट उसके आसपास का है, चाहे वो सोसाइटी का एनवायरनमेंट हो, चाहे वो स्टेट का एनवायरनमेंट हो, चाहे वो फैमिली का एनवायरनमेंट हो, उसके अंदर एक सिस्टम को बनाए रखने के लिए और व्यक्ति की जो प्रेस्टीज है, उसकी जो गरिमा है, उसको सुरक्षित रखने के लिए ये जरूरी है कि उसको संवैधानिक तौर पर ये अधिकार दिए जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सके और व्यक्ति उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने जीवन को एक जो वो चाहता है, जैसा वो चाहता है, उस मुकाम पर पहुंचा सके। तो ये मूल अधिकारों के बारे में एक दूसरी बात और हम बता सकते हैं। और मूल अधिकार इसलिए भी संविधान के साथ जुड़कर महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि अगर संविधान व्यक्ति को वो अधिकार दे रहा है, तो संविधान ही उन्हें सुरक्षित भी रखने का प्रावधान करता है। और वो सुरक्षा का जो प्रावधान है वो लाइफ लॉन्ग बना रहता है। हर व्यक्ति के लिए जीवन पर्यंत मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान भी किए जाते हैं और उन्हें सुरक्षित भी रखे जाते हैं। तो इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि लीगल राइट्स एक अलग, कानूनी अधिकार एक अलग अवधारणा है और मौलिक अधिकार एक अलग अवधारणा है। अगर हम संक्षेप में बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, मौलिक अधिकारों का मतलब व्यक्ति के विकास के लिए वो प्रावधान जो संविधान के द्वारा व्यक्ति को दिए जाते हैं, जिसके तहत संविधान कुछ पॉजिटिव या सकारात्मक सुविधाएं व्यक्ति को देता है और समाज और राज्य पर कुछ नकारात्मक प्रतिबंध लगाता है, ताकि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने अपने कार्य को कर सके, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। तो ये मूल अधिकार का एक जो छोटा सा अवधारणात्मक परिप्रेक्ष्य था, उसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हम कर सकते हैं या उसका सैद्धांतिक अर्थ अगर हम समझ सकते हैं तो इस रूप में हम लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट अगली बात करते हैं, भारत में जो मौलिक अधिकार संविधान ने दिए हैं उसके की फीचर्स क्या है और उसकी मुख्य बातें क्या हैं। तो उन मुख्य बिंदुओं में हम देख सकते हैं, भारत के संविधान के भाग 3 के अंदर, आपको पता है कुल 22 भाग है भारतीय संविधान में, तो जो तीसरा भाग है भारतीय संविधान का, उस तीसरे भाग के अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक कुल 23 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आप लोग अगर काउंट करेंगे तो आपको लगेगा कि शायद 12 से 35 तो टोटल 24 अनुच्छेद होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि संविधान में कुल 23 अनुच्छेद जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मौलिक अधिकारों के बारे में उल्लेखित किए गए हैं। तो अगर हम इस बिंदु पर डिटेल में सोचें तो हम क्या कह सकते हैं कि संविधान ने विस्तृत और व्यापक रूप से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अधिकारों का केवल नाम लिख दिया और उसके बारे में डिटेल उसकी नहीं बताई है। संविधान ने हर अधिकार को विस्तृत या कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्पष्ट करने का प्रयास किया है, ताकि ना तो व्यक्ति को, ना ही राज्य को, ना ही किसी संस्था को किसी बारे में कोई डाउट हो कि इस अधिकार का मतलब क्या है। तो ये पहली विशेषता हम बता सकते हैं, पहली मुख्य बात बता सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल 23 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। एक दूसरी बात और, भारतीय संविधान का ये जो पार्ट 3 है, भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर मैग्ना कार्टा वर्ड को सुना होगा। 1215 के अंदर ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा के नाम से एक अधिकार पत्र, निरंकुश शासन से मुक्ति पाने के लिए नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। पहली बार ऑर्गेनाइज तरीके से
लीगल तरीके से ये प्रावधान ब्रिटेन के नागरिकों के लिए किया गया, जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, तो उसी तरह का एक प्रावधान भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के द्वारा भाग 3 के अंदर किया गया है। तो इसीलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में ये जो विस्तृत रूप से मौलिक अधिकार बताए गए हैं, ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यापकता के आधार पर हमारे संविधान में मौलिक अधिकार सम्मिलित किए गए हैं। हम लोग कह सकते हैं कि जो संविधान हमारा 1950 में लागू हुआ था, उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को संविधान के द्वारा दिए गए थे। लेकिन 1978 के अंदर 44वां संविधान संशोधन 44, ध्यान रखना 42nd नहीं, 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उस समय हमारे एक फंडामेंटल राइट, जिसको हम राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार कहते हैं, उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया, और मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसको हमारे संविधान का जो भाग 12 है उसके अनुच्छेद 300A के अंदर लीगल राइट्स के रूप में उसको सम्मिलित किया है। तो कहने का मतलब, अगर अभी की हम बात करें तो अभी भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जब हम मूल संविधान जो 1950 के अंदर क्रियान्वित किया गया था, उसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 7वां मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसको कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया था। तो ये एक प्रारंभिक परिचय जो मुख्य बिंदु थे संविधान में बताए गए प्रावधानों के आधार पर। अब हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। कई बार एक शॉर्ट के अंदर आपको 2 नंबर का या 10 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं। मौलिक अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकार हमको दिए गए हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। अगर हम उन पे नजर डालें तो कुछ 6-7 बातें हम लोग इस संदर्भ में कर सकते हैं। पहली विशेषता हम क्या बता सकते हैं कि भारतीय संविधान ने हमको बहुत ही विस्तृत रूप से मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। कुल संविधान के 23 अनुच्छेद ऐसे हैं जो मौलिक अधिकारों के बारे में उल्लेखित किए गए हैं, और इन 23 अनुच्छेदों को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हर अनुच्छेद और हर अनुच्छेद में वर्णित हर मौलिक अधिकार पूरी तरह से स्पष्ट है। कहीं पर भी किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन मौलिक अधिकारों में राज्य क्या करेगा, व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति और व्यक्ति क्या करेंगे, संस्थाएं किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट करेगी, राज्य किस तरह से इसको क्रियान्वित करने की कोशिश करेगा, ये सारी बातें स्पष्टता के साथ इन 23 अनुच्छेदों के अंदर बताई गई है। तो इस आधार पर हम क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में जो अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही विस्तृत है। दूसरी विशेषता हम बता सकते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार हैं वो निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्षता का मतलब क्या है कि आपको जो मौलिक अधिकार दे दिए हैं आप उसको अनलिमिटेड, बिना बाउंडेशन के, बिना बाधा के आप उनका प्रयोग कर सकते हो, उसको कहा जाता है ये सापेक्षता है। लेकिन अगर हम भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की बात करें तो वो पूरी तरह से निरपेक्ष नहीं है। वो उनको उनका निरंकुश तरीके से प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? तो इसमें संविधान में खुद कहा गया है कि सार्वजनिक हित में व्यक्तियों के व्यवहार को या उनको जो अधिकार दिए गए हैं उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने हम लोग आगे बात करेंगे, हम लोगों को धन कमाने की आजादी है। हमारे को आर्थिक स्वतंत्रता के तहत हम लोग धन कमा सकते हैं, हम लोग कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, हम लोग कोई भी नौकरी कर सकते हैं, हम लोग मजदूरी कर सकते हैं, हम लोग खेती कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो है वो लीगली वैलिड हैं, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है इन कार्यों को। लेकिन अगर हम चोरी करें, चोरी करके हम पैसा कमाएं तो वो गलत है, क्योंकि उससे सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहा है। अगर हम तस्करी करें, स्मगलिंग करें और स्मगलिंग करके अगर हम पैसा कमाएं तो वो हमारी आजादी नहीं है। तो कहने का मतलब
विशेष परिस्थितियों में अगर सार्वजनिक हित प्रभावित होता है तो व्यक्ति के इन मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे कि जैसे आपातकाल की जो व्यवस्था है, आपातकाल में देश को सिस्टमेटिक चलाने के लिए भी हमारे मौलिक अधिकारों को पोस्टपोन किया जा सकता है, वो अगली विशेषता देखेंगे। लेकिन यहाँ वो इसी से कनेक्ट है कि जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो निरपेक्ष नहीं है, वो सापेक्ष हैं। उन पर सार्वजनिक हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उनको कुछ हद तक पोस्टपोन किया जा सकता है, बैन किया जा सकता है। तो ये दूसरी विशेषता हम मौलिक अधिकारों के बारे में बता सकते हैं। तीसरी विशेषता, भारत के अंदर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो मौलिक अधिकार सभी भारतीयों के लिए हैं। भारतीय कौन है? जिसको हम कहते हैं वो सिटीजन है, नागरिक हैं। तो सभी मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। लेकिन इन 23 अनुच्छेदों में जो वर्णित मौलिक अधिकार हैं उनमें से कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को प्रदान नहीं किए गए हैं। हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कि हमारे संविधान में बहुत सारे मौलिक अधिकार ऐसे हैं, जैसे जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार है ना। तो चुनाव भारतीय नागरिक तो लड़ सकता है लेकिन कोई विदेशी यहां पर आकर चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन जीने का अधिकार या भ्रमण का अधिकार, कोई भी भारतीय नागरिक पूरे देश में कहीं भी भ्रमण कर सकता है। कोई भी विदेशी अगर यहाँ पर आता है तो वो भी भारत में कहीं पर भी भ्रमण कर सकता है। तो कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्रदान किए गए हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्रदान किए गए हैं। तो जो एरिया है, क्षेत्र है मौलिक अधिकारों का, उस क्षेत्र के बारे में हम लोग ये बात बता सकते हैं कि कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं और कुछ अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट, अगली विशेषता जो हम बता सकते हैं वो है पोस्टपोन्ड या स्थगन को लेकर, जो कि अभी हमने बात करी थी दूसरी विशेषता निरपेक्षता के संदर्भ में। भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का राज्य अगर चाहे, देखो मैं केवल एक शब्द का यूज कर रहा हूं, राज्य, राज्य अगर चाहे तो सार्वजनिक हित में या राज्य के हित में उनको पोस्टपोन भी कर सकता है। जैसे युद्ध या आपातकाल की स्थिति आ गई या जैसे सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आ गई, तो ऐसी स्थिति में जो अधिकार दिए जा रहे हैं जैसे घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या राइट टू मोबिलिटी या ऑक्यूपेशन, ये जितने भी अधिकार हैं उन अधिकारों का राज्य अगर चाहे तो उनको आपातकाल के लिए या संकट काल के लिए स्थगित कर सकता है। यहाँ पर आप एक शब्द याद रखना, मैं एक समाप्त करने की बात नहीं कर रहा हूं, हम संविधान ये कहता है स्थगित किया जा सकता है। स्थगित का मतलब एक समय विशेष तक, एक सर्टेन टाइम तक व्यक्ति इन अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा। और वो सर्टेन टाइम क्या है? क्राइसिस का जो पीरियड है, संकट का जो समय है, जैसे ही संकट टल जाएगा व्यक्ति को राज्य वापिस उन अधिकारों को प्रदान कर देगा, उनको बहाल कर दिया जाएगा। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति के ये जो अधिकार हैं वो शांति काल में व्यक्ति को उपलब्ध हैं। प्रत्येक नागरिक को शांति के काल में, यानी कि जब देश में सब कुछ सामान्य चल रहा हो, उस शांति के समय वो अपने सभी मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन अगर क्राइसिस का कोई पीरियड आ चुका है या इमरजेंसी अगर कोई आ चुकी है तो ऐसी स्थिति में राज्य अगर चाहे तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकता है। लेकिन एक एक विशेष ध्यान आपको इस बुलेट के अंदर दिख रहा होगा कि आपातकाल में भी व्यक्ति के दो अधिकारों का स्थगन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 के अंदर और आर्टिकल 21 के अंदर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब ऐसा नहीं है कि आपातकाल आ गया तो किसी व्यक्ति को फांसी पे चढ़ा दो या मृत्यु दंड दे दो, ऐसा नहीं। आपातकाल में भी व्यक्ति को ये जो दो मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत, इनका स्थगन नहीं किया जा सकता। बाकी अधिकारों का स्थगन या उनका पोस्टपोन उनको किया जा सकता है। तो ये एक और अगली विशेषता हम भारतीय संविधान के बारे में, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट, अगला फीचर अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि ये जितने भी मौलिक अधिकार हैं ये ड्यूअल कैरेक्टर के हैं, इनका चरित्र दोहरा है। दोहरा चरित्र कैसे है? क्योंकि ये मौलिक अधिकार दो तरह के आदेश देते हैं, एक पॉजिटिव ऑर्डर और एक नेगेटिव ऑर्डर। पॉजिटिव का मतलब जब कुछ करने को कहा जाए तो वो कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव माना जाता है, सकारात्मक, और कुछ नहीं करने को कहा जाता है तो वो नेगेटिव ऑर्डर कहलाता है, वो नकारात्मक संदर्भ कहलाता है।
तो भारत के अंदर संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उसमें भी कुछ पॉजिटिव बातें हैं और कुछ नेगेटिव बातें हैं, कुछ पॉजिटिव ऑर्डर हैं और कुछ चीजें प्रोहिबिटेड की गई हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि राज्य को धर्म, जाति, भाषा के आधार पर अंतर करने से मना किया गया है। ये मना शब्द जो है, रोकने का जो शब्द है, वो नेगेटिव परिप्रेक्ष्य का शब्द है। और दूसरी बात कि राज्य व्यक्ति को अवसर उपलब्ध कराएगा, ये कराना एक पॉजिटिव कंटेक्स्ट है, ये सकारात्मक संदर्भ है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर इन मौलिक अधिकारों को हम डिटेल में देखें तो कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो पॉजिटिव एस्पेक्ट वाले हैं और कुछ मौलिक अधिकार जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट वाले हैं। पॉजिटिव का मतलब जहां व्यक्ति के अधिकारों को बनाए रखने के लिए कुछ करने को कहा जा रहा है, और दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट का मतलब जहां व्यक्ति के अधिकारों को बनाए रखने के लिए कुछ नहीं करने को कहा जा रहा है। तो दोनों ही तरह की बातें हैं, पॉजिटिव बातें भी हैं, नेगेटिव बातें भी हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो मौलिक अधिकार हैं, इनका कैरेक्टर जो है, इनका नेचर, इनकी प्रकृति, इनका चरित्र दोहरा है। ये एक अगली विशेषता भारतीय संविधान के उल्लेखित मौलिक अधिकारों के बारे में। फिर अगली बात हम लोग ये बता सकते हैं कि इन मौलिक अधिकारों को जुडिशरी का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जिसको हम न्यायिक संरक्षण बता सकते हैं। भारत के संविधान में ये प्रावधान किया गया है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी। और वो क्यों होगी? क्योंकि अगर कोई भी संस्था, राज्य या व्यक्ति अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो न्यायपालिका उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। अगर किसी के भी द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, यहाँ एक वर्ड में बोल रहा हूं, किसी के भी द्वारा का मतलब अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है या राज्य की कोई संस्था, कोई संगठन किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति न्याय पाने के लिए या अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, और न्यायालय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यायपालिका न्यायिक संरक्षण देने का काम करती है। दूसरी बात, ये तो हुआ एक पक्ष, जब व्यक्ति खुद पहल कर रहा है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। न्यायपालिका भी पहल कर सकती है। हम लोगों ने पढ़ा कि न्यायपालिका के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है। अगर न्यायपालिका को खुद यह महसूस होए कि व्यवस्थापिका या भारतीय संसद ने या विधानमंडलों ने या किसी भी कार्यपालिका ने कोई इलीगल काम किया है जिससे फंडामेंटल राइट्स प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे कानूनों को, ऐसे कार्यों को न्यायपालिका खुद जुडिशियल रिव्यू के तहत इलीगल डिक्लेयर कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को भी इनिशिएट लेने का प्रावधान दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन को लेकर, और व्यक्ति खुद भी अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है न्यायपालिका में जाकर। तो ये एक और अगली विशेषता कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको जुडिशियल प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट अगली विशेषता हम बता सकते हैं कि भारत के संविधान के अंदर अमेंडमेंट का भी प्रोविजन है मौलिक अधिकारों को लेकर। संविधान में ये बताया गया है कि मौलिक अधिकारों को आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। कोई भी मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो बातें ध्यान रखना। अभी हम ये कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे फिलोसॉफी क्या है? तो संविधान ने स्पष्ट कर रखा है कि ये सारे मौलिक अधिकार जो है वो हमारे मूल ढांचा उससे जुड़े हुए हैं। जो मैंने आपको मूल ढांचे को परिभाषित किया था कि हमारे प्रियम्बल में जो फिलोसॉफी बताई गई है, जो दर्शन हमारी प्रस्तावना के अंदर उल्लेखित हैं, उन्हीं प्रस्तावना वाली बातों को ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकार प्रस्तुत किए गए हैं। अगर संविधान में संशोधन करना है मौलिक अधिकारों को लेकर, तो उससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमने कहा था अवसर की समानता, ये एक फिलोसॉफी है। तो ऐसा कोई मौलिक अधिकार में ऐसा कोई बदलाव नहीं होगा जिससे अवसर की समानता के जो दर्शन है वो प्रभावित हो जाए। तो कहने का मतलब कि मौलिक अधिकारों में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन उससे भारतीय संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये भी प्रतिबंध संशोधन की प्रक्रिया के ऊपर लगाया गया है, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारी बहस भी हुई, बहुत सारे निर्णय भी आए।
अलग अलग विवादों के संदर्भ में, लेकिन निष्कर्ष के तौर पर उन सब के बारे में हम यही कह सकते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों को लेकर बदलाव तो किया जा सकता है, मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, लेकिन बदलाव करते वक्त मूल ढांचे के दर्शन को हमें ध्यान रखना जरूरी है। आप लोगों को मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी जो हमको फंडामेंटल राइट्स दिया गया था, उसको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटाकर लीगल राइट्स की कैटेगरी में डाला। ये एक तरह का संशोधन ही है, ये अमेंडमेंट ही है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार बदले जा सकते हैं, संशोधित किए जा सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे के साथ में मूल ढांचे को बनाए रखते हुए। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उस बारे में कुछ मौलिक विशेषताएं थी जो भी हमने देखने की कोशिश करी। अब दो बातें और महत्वपूर्ण है जिसको हमारे लिए जानना जरूरी है। आप लोगों ने देखा तो होगा कि भारत के संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं, जब हम उनको अनुच्छेद के आधार पर देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद 14 से हमारे मौलिक अधिकार स्टार्ट होते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक पहला हमारा मौलिक अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो और लेकिन जो भाग 3 है वो अनुच्छेद 12 से शुरू हो रहा है। तो अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है, हमारे लिए वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 के अंदर क्या है। ये अधिकार, मौलिक अधिकार हमको किसने दिए हैं, राज्य ने दिए हैं। भारत क्या है, एक राज्य है, और ये जितने भी मौलिक अधिकार है वो हमको किसने दिए हैं, भारत राज्य ने दिए हैं। तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा क्या है, वो भाग 3 के संदर्भ में अनुच्छेद 12 के अंदर स्पष्ट की गई है। आप ध्यान से समझना कि मौलिक अधिकार हमें राज्य प्रदान कर रहा है, तो उस राज्य का मतलब क्या है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, वो अनुच्छेद 12 में स्पष्ट किया गया है। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है, केंद्र सरकार, 4 बातें बताई गई हैं राज्य के अर्थ को बताने के लिए। पहली बात क्या थी, केंद्र सरकार मतलब केंद्र की कार्यपालिका और केंद्र की संसद, ये राज्य है। दूसरा, प्रांतीय सरकार मतलब हमारे यहाँ पर जितने भी जो इकाइयां हैं भारतीय संघ की, उनकी सरकारें, कार्यपालिका और उनकी विधायिका, ये राज्य है। तीसरा हम बता सकते हैं लोकल गवर्नेंस, मतलब अर्बन एरिया के अंदर नगरीय शासन व्यवस्था और रूरल एरिया के अंदर ग्रामीण शासन व्यवस्था, ये राज्य है। और चौथी और अंतिम बात जो हम बता सकते हैं, राज्य के द्वारा अगर कोई प्राधिकरण स्थापित किया गया है, कोई भी अथॉरिटी बनाई गई है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा सेल, स्टेट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये राज्य के द्वारा बनाया गया एक प्राधिकरण है। तो ऐसे जितने भी प्राधिकरण हैं उनके भी द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वो भी राज्य की श्रेणी में है। तो 4 कैटेगरियां राज्य के रूप में परिभाषित की गई है आर्टिकल 12 में। ये चारों कैटेगरियां मिलकर अगर कोई कानून बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, तो वो राज्य के कानून है। तो ये राज्य को परिभाषित करने का काम अनुच्छेद 12 में किया गया है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 के अंदर क्या है। तो अनुच्छेद 13 में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है, और वो महत्वपूर्ण बात क्या है, पहली बात हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 13 के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या की गई है कि फंडामेंटल राइट्स राज्य प्रदान कर रहा है। राज्य का मतलब अभी हमने ये 4 कैटेगरियां देखी, ये चारों कैटेगरियां राज्य को इंडिकेट कर रही है। तो ये चारों कैटेगरियों वाला राज्य ऐसा कोई भी कानून बनाता है जिससे मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, तो वो कानून शून्य माना जाएगा। शून्य माना जाएगा मतलब इफेक्टलेस होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इसको कि ये जो राज्य जिसको कि अनुच्छेद 12 में स्पष्ट किया गया है, अगर ये राज्य ऐसा कोई भी कानून, विधि, लॉ बनाता है जिससे कि फंडामेंटल राइट्स प्रभावित होते हैं, तो उन विधियों का प्रभाव शून्य माना जाएगा, वो इफेक्टलेस होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो अनुच्छेद 13 में कही गई है। ऐसे कानून जिससे कि राज्य के द्वारा बनाए गए ऐसे कानून जिससे कि मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, उनका रिव्यू किया जा सकता है, उनकी समीक्षा की जा सकती है, यह आर्टिकल 13 के अंदर बताया गया है। और रिव्यू कौन करेगा, तो संविधान खुद कहता है कि आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इसका रिव्यू कर सकता है और रिव्यू करके उनको इलीगल डिक्लेयर कर सकता है। और इसी तरह स्टेट के अंदर हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जो है
वो ऐसे कानूनों को अनुच्छेद 226, यहाँ पे 26 लिखा गया है, आर्टिकल 226 के तहत इलीगल डिक्लेयर कर सकता है। तो ये असंगत विधियां जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रही है, उनको लेकर प्रावधान आर्टिकल 13 के अंदर किया गया है। अच्छा, अब दूसरी बात, ये विधियां जो बताई गई हैं अनुच्छेद 13 में, विधियां मतलब कानून, इसका मतलब क्या है, इसको समझना भी जरूरी है। जैसे अभी अनुच्छेद 12 में राज्य को 4 संदर्भों में समझने की कोशिश की थी, वैसे ही आर्टिकल 13 में इन कानूनों को 4 संदर्भों में स्पष्ट किया गया है। सबसे पहली बात, स्थायी विधि, परमानेंट लॉ। परमानेंट लॉ का मतलब अगर संसद या राज्यों के विधानमंडल कोई कानून बना रहे हैं तो वो परमानेंट लॉ है। इसी तरह दूसरा है अस्थायी विधि, टेम्परेरी लॉ। टेम्परेरी लॉ का मतलब अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करता है, या कोई भी डिपार्टमेंट कोई ऑफिस ऑर्डर या नोटिफिकेशन जारी करता है जिनसे फंडामेंटल राइट्स प्रभावित हो रहे हैं, तो वो भी विधि या कानून की श्रेणी में माना जाता है, तो इसको टेम्परेरी लॉ कहा गया है। तीसरा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रदत्त व्यवस्थापन जिसको हम कह रहे हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब व्यवस्थापिका के की शक्ति का प्रयोग करते हुए जब कार्यपालिका कोई आदेश जारी कर रही है, कोई कानून बना रही है, तो वो प्रदत्त विधान भी लॉ की कैटेगरी में आ रहा है। और चौथा, नॉन लीगल सोर्सेस, गैर विधायी स्रोत, जिसमें हम कहते हैं अगर समाज की कोई परंपरा, कोई प्रथा या कोई रूढ़ी अगर मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रही है तो वो भी कानून की श्रेणी में आएगा। तो ऐसे कानून जो इन 4 कैटेगरियों के तहत आते हैं, अगर वो मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहे हैं तो उनका प्रभाव पूरी तरह से शून्य होगा। तो ये अनुच्छेद 13 के अंदर जो विधि की परिभाषा है उसको बताई गई है, और अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य क्या है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में उसको रेखांकित करने की कोशिश की गई है। ये अनुच्छेद 12 और 13।